जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए सबसे पहले हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। और सही बात, जब अगर आपके पास हौसला है ना कि मुझे पुलिस भर्ती में जाना ही जाना है, आपकी जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है आप उस पर बहुत अच्छे से कमांड करके अगर आपने हौसला कर लिया तब आप उसको पार कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास हौसला ही नहीं है कि अरे इतना कंपटीशन होगा, इतने लाख फॉर्म जाएंगे, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि बहुत अधिक समय नहीं है आप लोगों के पास में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। देखिएगा जितने लोग भी हैं वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पर आप लोगों को जो है क्लास की लगातार पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, सिलेक्शन मेंटर के नाम से है, ठीक है। जिसमें आर जो है वो लास्ट में 2 बार है। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि विक्रम, समीक्षा, निशा, नंदिनी, मुकेश। ये बच्चे जो हैं लगातार क्लास में आते हैं और लगातार आंसर करते हैं। इसके साथ में ही जो भी प्रश्न मैं पूछता हूँ उनके भी लगातार आंसर करते हैं, जो कि होमवर्क वाले होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इसका इनको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मई 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। नई दिल्ली, जापान, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन, बताइएगा। देखिएगा, अभी मई 2023 में हुआ है 49वां G7 शिखर सम्मेलन था। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बेटा जापान में हुआ। कहाँ पर? जापान में हुआ, और जापान के हिरोशिमा में। कहाँ पर? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ? जहाँ पर अमेरिका ने 1945 में क्या फेंका था? परमाणु बम डाला था, ठीक है, याद रखिएगा। नई दिल्ली में क्या हुआ है? तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला था ये, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। और ये कहाँ पर? तो नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में ऑस्ट्रेलिया में अभी जो है वो 5वीं, ठीक है, 5th क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है। और क्वाड में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा, ठीक है। स्पेन में जो है वो नाटो सम्मेलन हुआ है। कौन सा हुआ है? 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का तो सही आंसर बच्चा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिएगा, ये G7 समिट हुई थी कहाँ पर? हिरोशिमा में, ठीक है, 2023 में। भारत की तरफ से इसमें मोदी जी गए थे, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिएगा भारत की तरफ से कौन गया था? तो प्रधानमंत्री जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि श्रीजा अकुला, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन, जूडो, कबड्डी या टेबल टेनिस, बताइएगा। श्रीजा अकुला जो हैं इनको अभी हाल ही में, मतलब वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस खेल से संबंधित हैं? देखिएगा, उन खिलाड़ियों के आप लोग खेल वगैरह याद रखिएगा कि जिनको अभी अर्जुन पुरस्कार मिला हो या कोई भी अवार्ड वगैरह मिला हो या उन्होंने कोई पदक जीता हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उन्हीं से आप लोगों के प्रश्न उठाकर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीजा अकुला जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। किससे? टेबल टेनिस से। भारोत्तोलन से जो है वो विकास ठाकुर संबंधित हैं। कौन संबंधित है बेटा? विकास ठाकुर संबंधित हैं। इसके साथ में ही जो जूडो है, जूडो से संबंधित है सुशीला देवी, ठीक है। कौन संबंधित है? सुशीला देवी, ठीक है, सुशीला देवी संबंधित हैं। और कबड्डी जो है, इस कबड्डी से संबंधित है साक्षी कुमारी, नाम याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम है? साक्षी कुमारी।
और इन चारों खिलाड़ियों जिनका मैंने नाम लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, विकास ठाकुर, सुशीला देवी, साक्षी कुमारी और श्रीजा अकुला, इन सभी को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड मिला है इन सभी को 2022 में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके साथ में एक नया नीचे एक प्रश्न लिखा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा आप लोग। ये भी बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो बेटा सही आंसर हो जाएगा शरत कमल अंचत। क्या नाम है? शरत कमल अंचत। ठीक है, और ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये भी जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा आप लोग, कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि गन्ने की खेती में नई तकनीक के प्रयोग के लिए किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या बिहार? अब देखिएगा, आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि पंचामृत योजना किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? गन्ने की खेती से। और किस राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो ये भी प्रश्न है, तो इसको शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही अभी एक और योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है मातृभूमि योजना। क्या नाम है? मातृभूमि योजना। ठीक है, याद रखना आप लोग। गुजरात सरकार के द्वारा जो है वो वतन प्रेम योजना। कौन सी? वतन प्रेम योजना। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और बिहार सरकार के द्वारा जो है वो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल। ठीक है, ये योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो पहले प्रश्न, तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? बताइएगा, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आप लोग देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बनारसी आम को, किसको? उत्तर प्रदेश के बनारसी आम को जीआई टैग दिया गया है। क्या हो गया इसको? ठीक है, इसके साथ में ही उत्तर प्रदेश के रामनगर भंटा को, ठीक है, रामनगर भंटा को दिया गया है। बिहार में जो है, ठीक है, मरचा चावल को दिया गया है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और बिहार का जो मिथिला मखाना है, कौन है? मिथिला मखाना, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है। कौन सी है? गोंड पेंटिंग है। इसके साथ में ही यहाँ की जो है सुंदरजा आम है। क्या है बेटा? सुंदरजा आम है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है हमारा कि सेशेल्स देश की राजधानी क्या है? विक्टोरिया, डकार, एरवान या लीमा? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। और चार की चारों राजधानियाँ किसी न किसी देश की हैं, तो हो सके तो आप चारों की चारों राजधानी, चार के चारों देशों के नाम बता दीजिएगा कि कौन सी किसकी राजधानी है। जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सेशेल्स की राजधानी जो है वो विक्टोरिया है। क्या है? विक्टोरिया है। और डकार जो है वो सेनेगल देश की राजधानी है। किसकी है?
सेनेगल देश की राजधानी है। एरेवान जो है वो आर्मेनिया की राजधानी है। ठीक है, आर्मेनिया देश की राजधानी है। और लीमा तो सबको पता होगा कि पेरू की राजधानी है। किसकी है? पेरू देश की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। बताइएगा। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार जो है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। और ये बेटा किस राज्य में है? जल्दी से बताइएगा। सॉरी, राज्य में नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में ही है। कहाँ पर है? तो चंदौली में है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो चित्रकूट में है। कहाँ पर है? चित्रकूट में है। अगर आपसे बच्चा पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, क्या पूछ लिया जाए? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो जाएगा। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है वो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है और यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है। कहाँ पर है बेटा? ललितपुर ज़िले में, याद रखिएगा। और जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है यह उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों में फैला हुआ है, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर और कई सारे जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो छठे प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सातवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर नृत्य करती हैं? कठफोड़वा नृत्य, मयूर नृत्य, ढेडिया नृत्य या झूला नृत्य? बताइएगा। छठे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बेटा ढेडिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा? ढेडिया नृत्य हो जाएगा। अच्छा, ये होता कहाँ है? तो पूर्वांचल में। कहाँ पर होता है बेटा? पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। इसी के साथ में जो है कठफोड़वा नृत्य जो होता है ये भी कहाँ पर होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। और जो मयूर नृत्य होता है इसमें क्या होता है? मयूर के पंख जो होते हैं, मोर के पंख जो होते हैं, उनको लगाकर डांस किया जाता है। ये ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है बेटा? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। और इसी के साथ में जो आप लोगों का झूला नृत्य होता है ये भी कहाँ पर होता है? ये भी ब्रज क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से ये मटके होते हैं यहाँ पर देखिएगा, जो कि छिद्रयुक्त होते हैं और इसमें क्या रखे जाते हैं? दीपक रखकर महिलाएं जो होती हैं वो डांस करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस झील को हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील या टिटिकाका झील? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कि किस झील को जो है वो हम लोग हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा टिटिकाका झील। क्या आंसर हो जाएगा? टिटिकाका झील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में जो कैस्पियन सागर है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील है, चाहे खारे पानी की हो चाहे मीठे पानी की हो, लेकिन है किसकी? है खारे पानी की है। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपकी सुपीरियर झील है, सॉरी बैकाल झील है, ये कैसी है? तो ये सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, और जो आपकी सुपीरियर झील है ये कैसी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की झील। ठीक है, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये सबसे बड़ी झील है, लेकिन खारे पानी की भी अगर पूछ ली जाए, क्योंकि इसमें कैस्पियन सागर जो है इसमें खारा पानी होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देख लीजिएगा
कि जो आपकी टिटिकाका झील है ये कहाँ पर है, तो देखिएगा ये पेरू और बोलीविया इन दोनों की सीमा पर स्थित है। कौन सी? टिटिकाका लेक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची, जिस पर मतलब नौकाएं चलाई जा सकती हैं, ठीक है, ऊंची नौगम्य झील, ठीक है, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो टिटिकाका लेक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं किसकी? बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? बताइएगा। देखिएगा ऑपरेशन फ्लड मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। और कब? चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से? 1969 से 1974 तक चली है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो श्वेत क्रांति है इसके जनक किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को, ठीक है, किसको? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो कृषि वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही थी इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, लेकिन यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नवा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? बताइएगा कि कौन सा है जो इनमें से अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष है वो, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है? जल्दी से बताइएगा। और देखिएगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भैया लाइक वगैरह कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है। वो किसकी शपथ ग्रहण करता है? लोकसभा सदस्य की, ठीक है, लोकसभा सदस्य के पद की शपथ ग्रहण करता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोना है, पोटेशियम है, क्रोमियम है या लिथियम है? बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, तो बेटा क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोटेशियम, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। इसके साथ में क्रोमियम जो होता है वो सबसे कठोर धातु है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कठोर धातु तो कौन सी हो जाएगी? क्रोमियम। और सबसे हल्की धातु जो है बेटा वो कौन सी हो जाएगी? लिथियम, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए सबसे भारी धातु, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए? सबसे भारी धातु अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है? फ्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइएगा कि कौन सी गैस जो है वह फूलों का रंग उड़ाने में सहायक होती है। 11वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा 11वें प्रश्न का जो सही आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा फ्लोरीन जो होती है
वो फ्रिज में होती है। किस में? फ्रिज को ठंडा रखने में किस का प्रयोग होता है? तो फ्लोरीन का। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रस ऑक्साइड, तो हंसाने वाली गैस किसको कहा जाता है? ठीक है, हंसाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। क्लोरीन जो होती है या फूलों का रंग उड़ाने में, पानी को शुद्ध करने में, ठीक है, पानी को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका प्रयोग किस में होता है? आग बुझाने में। ठीक है, आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है, भारत की सबसे युवा लोकसभा सदस्य कौन है? तो सही आंसर बेटा बताओ क्या हो जाएगी? भारत की सबसे युवा जो लोकसभा सदस्य हैं वो कौन है? तो सही आंसर बेटा क्या होना चाहिए? आर्या राजेंद्रन है, आयशा अजीज हैं, चंद्राणी मुर्मू हैं, या हेखानी जखालू हैं? बताइएगा। तो आर्या राजेंद्रन जो है भारत की सबसे युवा मेयर, ठीक है, और कहाँ की? तिरुवनंतपुरम की, केरल मतलब, सबसे युवा मेयर। ठीक है। इसके साथ में आयशा अजीज भारत की सबसे युवा पायलट। आज थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये काम नहीं कर रहा है, बड़ा अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है। चंद्राणी मुर्मू जो हैं ये सबसे युवा लोकसभा सदस्य हैं, और हेखानू जखालू जो हैं ये नागालैंड की प्रथम विधायक हैं, मतलब प्रथम महिला विधायक। ठीक है, प्रथम महिला विधायक हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे युवा एमपी जो हैं ये चंद्राणी मुर्मू हैं, 25 साल की उम्र थी, और इनकी सीट कौन सी थी? तो केवझर थी, उड़ीसा की, और पार्टी कौन सी थी? बीजेडी। ये सबसे युवा मेयर हैं आर्या राजेंद्रन, और ये सबसे युवा पायलट हैं आयशा अजीज हैं। ठीक है, ये कौन है? आर्या राजेंद्रन है ये, और ये कौन है? आयशा अजीज हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली, प्रयागराज? जल्दी से बताइएगा 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो बेटा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है। ठीक है, और यहीं पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी मतलब नीरी, ठीक है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो नागपुर में है। देहरादून में क्या है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, नई दिल्ली में ICAR का मुख्यालय है। ठीक है, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, और प्रयागराज में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है। ठीक है, प्रयागराज में बेटा क्या है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और मोटिवेशनल थॉट के साथ के कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ठीक है, तेरी मेहनत कल जरूर रंग लाएगी, आज का ये कड़ी मेहनत कल खुशियों की बारात लाएगी। सही बात है, अगर आज आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना तो कल आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, और अगर आज आप लोग अच्छा बिता रहे हैं ना, आज मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कल बहुत बुरा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग इन सब चीज़ों का। चलिए आगे है कि तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है किसको? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किस छात्रावास की स्थापना की थी? और भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा, तीनों प्रश्नों के सही आंसर क्या होने चाहिए। तो देखिएगा, जो तिब्बती नववर्ष होता है वो कब मनाया जाता है, मतलब किस रूप में मनाया जाता है? तो जो लोसर त्यौहार होता है, ठीक है, किसमें? लोसर उत्सव के रूप में। और ये कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में, ठीक है, किसकी स्थापना की थी?
जल्दी से बताइएगा। तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी बेटा, किसकी? इंडिया हाउस की, 1905 में। इंडिया हाउस, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो 1981 में। कब हुई थी? भारत में वायुदूत एयरलाइन जो थी इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है और बिंबावती देवी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? जल्दी से बताइएगा। दोनों प्रश्न के सही आंसर क्या होने चाहिए? तो देखिएगा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो बेटा जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है, ठीक है, श्रावण मास की पूर्णिमा, ठीक है। और बिंबावती देवी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं बेटा? तो मणिपुरी की, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मणिपुरी की प्रतिपादक हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए थे, जिनमें सबसे सही आंसर समीक्षा ने दिया था, ठीक है, कि गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। देखिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर, बहुत जो बढ़िया बच्चा है, मेहनत कर रहा है, वही देगा, ठीक है। देश का पहला डबल डेकर हाईवे जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे बनाया जाएगा। मतलब कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न था कि 32वें बिहारी सम्मान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो माधव हाडा जी को सम्मानित किया गया, उनके उपन्यास पंचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है, इसके लिए इनको क्या दिया गया? बिहारी सम्मान पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये सारे प्रश्नों के आंसर सही बिल्कुल किसने दिए हैं? समीक्षा ने दिए हैं। तो भैया सभी लोग जो है एक बार समीक्षा के लिए आगे जो है, निशा ने भी आंसर दिए थे वही सारे, ठीक है, कि गंगा को कब, ये देखो आंसर जो थे सारे ये निशा के थे। यहाँ पर ये सारे आंसर जो हैं वो विक्रम के हैं, ठीक है, विक्रम ने भी अच्छे से आंसर दिए हैं, निशा ने, और यहाँ पर आंसर जो हैं वो पूजा ने दिए हैं, ठीक है। बाकी इतने लोग क्लास देखते हैं, उनके सबके आंसर कहाँ हैं, ठीक है। बाकी भाई अगर आप लोगों को क्लास वगैरह पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दिया करें, ठीक है, और लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो अब तो लाइक कर ही दीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लग रही है ये भी आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, अब ये देखिएगा, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के प्रश्न हैं, ठीक है, कि प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर को, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? पुछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ठीक है, इन चारों प्रश्नों के आंसर आप लोगों को, और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है ये भी आप लोग बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो चारों प्रश्नों के आंसर आप लोगों को करने हैं। बाकी अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर इसकी आप लोगों को PDF मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हम लोग अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।